अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, आप देख रहे होंगे कि आज मूड बड़ा खुशगवार है। जनाब, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, शहर फैसलाबाद के अंदर काली घटाओं का राज है। और ये राज अब से नहीं, गुज़श्ता रात से है। और ठंडी हवाओं के जो के चूम चूम के गालों को जो गुजर रहे हैं और मौसम ने जो करवट बदली है, उसकी वजह से शहरियों का मूड जो है वो काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया। ना सिर्फ खुशगवार बल्कि जो बारिश हो रही है अब वक्फे वक्फे से जो शहर फैसलाबाद के अंदर, बल्कि पूरे फैसलाबाद के अंदर, पार्शली क्लाउडेड भी नहीं हम इसे कह सकते, पूरे फैसलाबाद के अंदर जो बारिश हो रही है उसकी वजह से मौसम जो है वो सर्द हो गया है और दर्जा रात में वाजिया कमी देखने को मिल रही है। और दर्जा रात काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गया। गुज़श्ता दिनों के अंदर ये देखने को मिला था कि दर्जा रात बढ़ने की वजह से शहरी जो है वो सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे थे। बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो रही थी और दोपहर के औकात में तो वो कहते हैं ना, तौबा का मुकाम है, वही सूरत हाल थी। तो क्या होगा आइंदा आने वाले 24 घंटों का मौसम? क्या बस थोड़ी सी बारिश बरसेगी और चले जाएगी, या फिर वेदर जो है मजीद खुशगवार होगा? देखेंगे टुडेज वेदर में। तो नाज़रीन, महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम दर्जा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और इसी के साथ साथ हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% तक है और हवा जो है वो 3 नॉट की रफ्तार से चल रही है। बारिश वक्फे वक्फे से शहर फैसलाबाद के अंदर होती रहेगी और इस बारिश की वजह से अब देखना यह है कि बहुत सारे नशीबी इलाके जो हैं वो पानी की जद में आ जाएंगे और इसकी वजह से वाटर पॉन्डिंग जो है वो आपको गली मोहल्लों के अंदर देखने को मिलेगी। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आप देखते हैं कि फैसलाबाद के बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जो कि इन बारिशों की वजह से दरिया का मंजर जो है वो पेश करने लगते हैं। शहरियों को बड़ी मुश्किलात होती हैं, घरों के अंदर पानी शानी चला जाता है, बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो FWMC और इसके साथ साथ दीगर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दीगर अदारे हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद बारिशें होंगी। तो जनाब, जो ईद होगी वो इस दफ़ा काफ़ी ठंडी गुजरेगी और ईद के दिनों में अगर बारिश होती है तो आपको पता है आलाइशें ऑलरेडी बहुत सारी जमा हुई होती हैं और उनकी वजह से बदबू और ताफुन का मंजर जो है वो गली मोहल्ले पेश करने लगते हैं। अब लोड शेडिंग भी क्योंकि वक्तन फ़वक्तन शहर फैसलाबाद के अंदर हो रही थी, इस लोड शेडिंग की वजह से बहुत सारे शहरी परेशान थे क्योंकि गर्मी हद से बढ़ चुकी थी। लेकिन अब जो बारिश हुई है इससे दर्जा रात तो कम हुआ है, लेकिन देखना यह है कि बहुत सारे इलाकों में जो बारिश की वजह से बिजली चली जाती है वो कितने देर तक जाएगी। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है ना कि तेज़ हवाएं चलने की वजह से डी उड़ जाती है या फिर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, लाइनें जो हैं वो टूट जाती हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस शहर फैसलाबाद के अंदर हमें देखने को मिलती है। लेकिन मसला यही होता है कि इसको बर वक्त जो है वो हल किया जाए। बारिश की वजह से परेशानी नहीं होती बल्कि मसला बर वक्त हल ना होने की वजह से जो है वो शहरियों को परेशानी होती है। तो आज बहुत सारे घरों के अंदर मुख्तलिफ पकवान भी बनाए जाएंगे। जनाब, वर्किंग फर्स्ट डे है, आज मंडे है और मंडे तो वैसे ही कहते हैं ना, मंडे यानी दिल का दिन जो है वो इसे कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ इस वक्त लगा रहे होंगे, बहुत सारे लोग मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। बाइक वालों के लिए सफ़र जो है वो सुहाना आज दिखाई देता है। वजह सिर्फ यही है कि जैसे बारिश रुकती है ऑफिस की तरफ जो है वो लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। ठंडी हवाएं जो है शहर फैसलाबाद के अंदर चल रही हैं, तो सूरत हाल कुछ ऐसा ही जो है वो रहेगी। ये तो बता दी जनाब आज मौसम की सूरत हाल। मौसम तो औसम है और औसम मौसम के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज हम ख़ास तौर पे अपने किसान भाइयों के लिए गुफ्तगू करेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आम अशिया ख़ुरनोश की हम बात करते हैं कि महंगी हो रही हैं, किसान भाई इनका कारोबार इनकी ज़मीन के साथ मुंसलिक होता है। जो फसल बीजी होती है, जो फसल को ग्रो करते हैं, उसे काटते हैं, काट के अपना जो एंड प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में ला के फिर उसे सेल करते हैं। तो इसी तरह उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है फसल को उगाने, क्योंकि कोई भी फसल होती है ना, उसे ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए होता है, 3 माह, 6 माह, साल। तो इस दौरान किसान को जो है वो अपनी औलाद की तरह अपनी फसल की हिफाजत करनी पड़ती है और उसकी देखभाल करनी पड़ती है ताकि वो अच्छे से फले फूले और फसल जो है, पैदावार जो है वो बेहतर हो। अब ये भी देखने को मिलता है कि पेस्टिसाइड्स जो हैं बहुत सारे जिन कंपनियों से परचेज़ करते हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं। जो इसके अलावा आप खादें देखते हैं, खादों पे भी टैक्सेस जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं उनके ऊपर भी टैक्सेस होते हैं और महंगी भी होती चली जा रही हैं। महंगाई के इस दौर में किसान का क्या कहना है, किस तरह से वो अपनी फसल बीजता है, किस तरह से फसल काटता है और क्या इस दौरान
जब वो फसल को ग्रो करके अपनी पैदावार को मार्केट में लेके आता है, जो उसको मुआवजा मिलता है वो बेहतर मिलता है? क्या 6 महीने साल जिस चीज़ का, जिस सब्र का उसने इम्तिहान दिया होता है, उसका फल जो है वो मुनासिब मिलता है मार्केट में या नहीं मिलता है? इन तमाम तर सूरत-ए-हाल के हवाले से जानेंगे। हमारे साथ आज हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। गुज्जर साहब, बहुत सारी पेस्टिसाइड कंपनी की तरफ से चीज़ें महंगी कर दी गई, फिर इसके बाद दाना भी महंगा कर दिया गया। आप नहीं समझते कि आजकल किसान के लिए फसल की पैदावार भी उतनी मुश्किल हो गई है जितनी गरीब रोटी खाना? थैंक यू हनान, आपने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। तो अभी यहाँ पर जो बारिश हुई है उसका मैं बता दूं कि ये काफ़ी बेहतर रही है, फसलों के लिए बड़ी ज़रूरत थी। पानी का बड़ा मसला सामने आ रहा था। जो भी नहरी पानी जितना अवेलेबल होता है तकरीबन 30 to 50% वो तो धूप की वजह से मुसलसल ज़ाया हो रहा था। तो ये बहरहाल एक जो है वो वाक़यातानी अब्र रहमत जो है वो बरसा है, लेकिन अभी जैसे दूसरे शहरों में बरसी है, फैसलाबाद में मज़ीद बरसेगी। तो महंगाई के हवाले से हनान अगर बात करें तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसका असर जैसे बाकी शोबों पर पड़ रहा है तो एग्रीकल्चर के शोबे पर कुछ ज़्यादा पड़ रहा है। देखिए स्प्रे इन्होंने बाहर से लेनी है, अभी कपास में स्प्रे का बहुत इस्तेमाल होता है। खाद जो है वो बाहर से लेनी, खाद बड़ी ज़रूरी होती है फसलों के लिए। इसी तरह से बीज, जो सर्टिफाइड बीज है वो बड़े महंगे दामों बीज कंपनीज देती हैं। फिर जब बात आती है यहाँ पर आगे इन चीज़ों को सेल करने के हवाले से, तो फिर जो आड़ती है वो अपनी हेजमनी जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे अभी मैं मकई की बात कर लूँ तो मकई 4000 रुपये मन भी बिकती रही है, लेकिन अभी जो सीज़न आया तो आड़तियों ने उसका रेट गिराकर 1400-1500 रुपये मन कर दिया, यानी कि आधे से भी नीचे। ऐसे ही दीगर फसलें होती है, किसान जब बेचने के लिए जाता है तो वो सस्ते दामों बिकती हैं, लेकिन जब वो लेने के लिए जाता है तो उसको खुद महंगे दामों मिलती हैं। जैसे पिछले वर्ष जो है वो गंदम 6000 रुपये मन तक पहुंची थी, किसान से 2200 रुपये में ले ली गई, 2000 में ले ली गई। ऐसे अभी 4000 में ले ली है, तो आने वाले दिनों में शायद जो है वो गंदम भी मज़ीद महंगी हो जाए। तो ये बहुत बड़ा मसला है जो सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो चीज़ें जिनका रेट किसान को बहुत सस्ते दामों मिलता है, वो चीज़ें बाद अज़ां जो है वो बहुत महंगे दामों उन्हें वापस हासिल करनी पड़ती है। तो यही असल फ़र्क है कि यहाँ पर जो मिडल मैन है वो ज़्यादा पैसे कमा लेता है, जबकि जो फार्मर्स है उसके हिस्से में कम पैसे आते हैं। और यूँ उसका जो मसला है वो उधर ही बरकरार रहता है कि वो अपना कमात जो है वो फ़र्ज़ करें अगर वो शुगर मिल्स में बेचता है तो वहाँ से भी उसको चंद रुपये मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से उसका सीज़न चलता है। जबकि दूसरी जानब शुगर मिल वाला जो है वो उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। इसी तरह से ये फीड मिल वाला मकई से कितने ज़्यादा पैसे कमा रहा है, किसान को देने के लिए रेडी नहीं है। फ्लोर मिल्स वाला जो है वो किसान से कमा रहा है, लेकिन जो उसको वो उसका शेयर देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इसके पास तो जो कुछ भी नहीं बचता। यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। सारे चाहते हैं कि वो चाहे एक सरकार की नौकरी में क्लर्क लग जाए, कुछ भी लग जाए, इस फील्ड से निकले। ये सूरत-ए-हाल बनी हुई है किसान। बिल्कुल ठीक कहा आपने जनाब। हमें अभी भी ज्वाइन किया है ज़फ़र अली गोरसी साहब ने, जो कि सूबाई चेयरमैन है पाकिस्तान किसान कौंसिल के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। गोरसी साहब, क्या कहेंगे, किसान को उसकी पैदावार का मुआवजा मार्केट के अंदर उतना क्यों नहीं मिल पाता जितनी उसकी मेहनत होती है? क्या वजह है इसकी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये बिल्कुल सही अभी भाईजान भी बता रहे थे। तो ये बिल्कुल हकीकत बात है कि इनको वाकई ही मुआवजा कभी ज़्यादा, जैसे इस दफ़ा गंदम का रेट हो गया, ठीक है ना, मिला है, लेकिन उससे किसान को ये रेट मिला है, लेकिन किसान आगे खुश नहीं है। आगे चीज़ें महंगी मिल रही हैं, खाद महंगी हो गई है, स्प्रे महंगी हो गई है डबल। यानी कि कुछ, मैं पहले भी प्रोग्राम में आया था और मैंने बताया था कि ये ऐसे ही होना है। इसको खुश होने की बजाय ना, कोई भी चीज़ बढ़ती है उसको टाइम टेबल होता है हर चीज़ का बढ़ने का। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़े ना, इधर कोई चीज़ का कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आप ले डॉलर लगा लें आप, उसकी वजह से हम उसमें फंसे हुए हैं, उसकी वजह से हमारा पैसा नीचे जा रहा है। फिर ये देखो इस दफ़ा 4000 मसलन गंदम की, तो पैसे उनको, अभी वो परेशान है। अभी वो कहते हैं, और भाईजान ने सही बताया है कि किसान जितना और जिसकी 15-20 हज़ार तनख्वाह, वो कैसे ये मैनेज करेगा? देखिए, इसमें हुकूमत जो है वो किसानों को सब्सिडी दे, लेकिन दूसरी जानब जो चीज़ें हैं उनको महंगी करने से गुरेज करना चाहिए। गंदम की कीमत जो है वो 3000 से नहीं बढ़नी चाहिए थी। ऐसे मकई है जो अभी यहाँ पर रूल रही है, तो उसकी कीमत भी सेट करनी चाहिए गंदम के आसपास, ताकि दोनों तरह से किसानों को फ़ायदा हो।
और उनके लिए जो चीज़ें हैं वो लेनी आसान हो जाए। होता ये है कि अभी चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है, उसके बाद चीनी महंगी हो जाएगी, फिर उसको वापस इंपोर्ट किया जाएगा, वो चंद हाथों को फ़ायदा मिल जाएगा। ऐसे एग्रीकल्चर में यहाँ पर जो चीज़ें उठाते हैं आड़ती, किसान कितनी मेहनत करता है सारा साल, और उसके पास जो है वो चंद लाख रुपए भी नहीं बचते। आड़ती अपने पास बैठा हुआ है, चीज़ें आ रही हैं लेके होल्ड करता है, उसके बाद बेच देता है और वो करोड़पति हो जाता है और वो अच्छा खासा खुशहाल हो जाता है उन्हीं किसानों के सर पर। तो ये जो मिडिल मैन का प्रॉफिट है ये कम करने की ज़रूरत है। ये प्रॉफिट किसानों में तकसीम होना चाहिए। ये प्रॉफिट अगर किसानों में तकसीम होता है और डायरेक्ट बाहर तक चीज़ जाती है, देखिए कोई भी अपनी गंदम बेचना चाहता है तो वो डायरेक्ट अगर बिक जाती है तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, हुकूमती प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए कि इसमें बीज की जो कट है वो लग जाए, हुकूमत उससे ले ले, उसके बाद जिस शोबे को जितनी ज़रूरत है वहाँ पर जो है वो ली जा सके। जैसे गंदम के हवाले से किया जाता है, दीगर फसलों के हवाले से किया जाता है, तो ये भी ज़रूरी है कि अब खुर्दनी, अजनास और मकई के हवाले से भी ऐसा किया जाए, बल्कि चावल के हर फसल के हवाले से किया जाना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा, किसान को नज़र आ रहा होगा कि कम से कम ये रेट है उसको मिलेगा, फिर वो उतनी हिसाब से फसल लगाएगा। अब पिछले वर्ष मकई का 4000 रुपये मिला है, सब ने मकई लगा दी, अब वो 1500 रुपये भी कोई नहीं ले रहा, तो ये अब उनको घाटा पड़ेगा। अगले वर्ष वो मकई नहीं लगाएंगे तो फिर वही मामला शुरू हो जाएगा कि फिर मकई का रेट ऊपर चला जाएगा। एक साल में इस वजह से रेट ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है और सारा पैसा जो है वो आड़तियों के पास चला जाता है और किसान एट दी एंड देखते रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो गोश्त साहब, आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसानों को अहमियत देने के लिए, उनके कारोबार को, उनकी फसलों को बेहतरी लाने के लिए? जी, मैं भाई ये भी बता रहे थे कि कनक जो है, गंदम जो है 3000 रुपये आनी चाहिए। मैं कहता हूँ 2000 रुपये आनी चाहिए, 3 ज़्यादा है। 3000 रुपये रहे ना ये गंदम, तो ये ठीक नहीं है आने वाले वक्त के लिए। अगर इधर भी रोकना है ना, बल्कि यही मैं एग्री में प्रोग्राम किया था, मैंने को बताया था कि कनक दोबारा 1200 रुपये आनी चाहिए उस वक्त, कि अभी बढ़ाया है ना, कुछ महंगाई हुई थी, खादें महंगी मिली हैं, वापस ले जाए, लोगों को फ़ायदा दे दिया है। यही बात है भाईजान कि वो आड़तिया जो है वो करोड़पति अरबपति है। एक आड़तिया जो बैठा है, छोटी सी शॉप है उसकी, उन बारों बार लेता है, गोदाम बनाया है, खरीदता है, खरीद के ज़िम्मेदार तक जो वो पैसा नहीं पहुंचता। ठीक है, इधर हुकूमत को कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है ना, खाद, गंदम का बीज, जितने बीज हैं, ठीक है ना, इसको बता दो कि ये डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए, कुछ चीज़ें, यानी कि पॉलिसियों तो इन्होंने बनानी है। मैं तो वैसे आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ, ये चीज़ें रोक देनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी भी। इसको हम ट्रेड करके खुद रखें या कैसे दें इनको, जिम्मेदार को। गंदम जो है 2000 से ऊपर रहती है, तो ये महंगाई जो अभी महंगाई नजर आ रही है, ये अभी भी और होगी। बिल्कुल ये ठीक कहा आपने। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान गुजर हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अब्दुर्रहमान, फसलों के रेट्स क्या डॉलर तय करता है? डॉलर के ऊपर नीचे होने से भी चीज़ें महंगी होती हैं यहाँ पे? हनान, देखिए बाहर जो है वो धनिया लेने जाएं, उससे रेडी वाला वो भी यही कहता है डॉलर महंगा हो गया, धनिया महंगा हो गया। मतलब खुद से ही लोग तय कर लेते हैं कि डॉलर महंगा हो गया तो हर चीज़ हमने तबाही फेर देनी है। देखिए मंडी से जो चीज़ जितने में आ रही है उसका कोई असर नहीं, अपनी मर्जी के रेट है। और जो यहाँ पर सरकार है, ये बेसिकली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होते हैं जो तय किए होते हैं कि वो रेट तय करते हैं। लेकिन ये शहबाज शरीफ ने ऐसे किया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाकायदा जो होते थे वो ख़त्म करके उन्होंने एडिशनल चार्ज दे दिए। अब लोग अपने डिपार्टमेंट के हेड भी होते हैं और उनको जो है वो ये भी देखना पड़ता है। फिर वो ये करते हैं कि वो खाली कार्रवाई डाल देते हैं, 2-4 को जुर्माना किया और जाके अपनी हेडशिप चलाई, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा काम होता है। तो इसके लिए तो बाकायदा बंदे चाहिए जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस रखें। अब देखिए जो गंदम की रेट है वो सरकार तय करती है, इसके अलावा जो गन्ने का रेट है वो सरकार तय करती है, कुछ खुर्दनी अनाज का या चावल का जो है वो सरकार तय करती है। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, फल है या दीगर जितनी भी अजनास है, वो सारी की सारी मंडी खुद तय करती है कि जो मंडी वाले देखते हैं कि इस हिसाब से हमारे पास है, या डिमांड एंड सप्लाई तय करती है। तो फिर ये मंडी वाले ये करते हैं कि जो भी चीज़ नहीं आती है किसान ने बेचनी होती है, बेच के अगली फसल लगानी होती है, वो जो ही नई फसल आती है वो रेट गिरा देते हैं। ये अभी 1400-1500 रुपये किया हुआ मकई का। जो ही अब ये मकई का सीज़न ख़त्म होगा
या कोई भी फसल का सीज़न ख़त्म होगा उसके बाद वो रेट उठाना शुरू कर देंगे और फिर यही रेट जो है वो 3,000 4,000 पे चला जाएगा। मंडी वालों को बैठे बैठाए उतना फ़ायदा हो गया जितना किसान को अपनी मेहनत का नहीं हुआ। तो इसी तरह से बाकी जितनी भी चीज़ें हैं देखें फार्मर्स के रेलिवेंट है, बल्कि सारा कुछ ही पाकिस्तान में तो ज़्यादातर 60% के करीब जीडीपी ग्रोथ भी जो यहाँ पर फार्मर्स की बदौलत होती है, जीडीपी में शेयर है इसका एग्रीकल्चर का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसान खुद से तय नहीं कर सकता। ये उसका बड़ा मुतालबा है कि जैसे देखिए कोई भी अगर बंदा कोई अपनी प्रोडक्ट तैयार करता है वो अपने शूज़ का रेट खुद तय करता है, शर्ट का खुद तय करता है, कपड़ों का तय करता है, कुछ भी बनाता है, ट्रैक्टर ट्राली बनाता है, वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाता है। लेकिन किसान को अपनी मर्ज़ी का रेट नहीं लगाने दिया जाता है ना। वो डिमांड करते हैं कि किसान को भी अपनी मर्ज़ी का रेट लगाने की इजाज़त होनी चाहिए, जितना उसका ख़र्चा है उसके हिसाब से वो अपना रेट तय करे, मंडी ना तय करे, सरकार ना तय करे। अगर ये करनी भी है तो जो किसान नुमाइंदे हैं उनके साथ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत से करनी चाहिए ताकि वो अपना प्रॉफिट देख लें। होता यूँ है कि यहाँ पर जो बैठे होते हैं ब्यूरोक्रेट्स जिनका कोई भी ताल्लुक एग्रीकल्चर के साथ नहीं होता, कभी भी वो बसता नहीं रहे होते, अचानक ही उन्हें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बना दिया जाता है। उसके बाद वो उसमें बैठ के जो है वो अपनी मर्ज़ी के रेट तय करते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं होता मार्केट वैल्यू क्या है। उसका नतीजा हम ये देखते हैं कि कभी कोई चीज़ शार्ट हो जाती है, अचानक से जो है वो आटा मार्केट से गायब हो जाता है, महंगे दामों में मिलता है, अचानक से चीनी गायब हो जाती है, महंगे दामों में मिलती है। तो अगर ये स्टेक होल्डर्स मिलकर रेट तय करें, एक पूरी प्लान हो, पूरा मैकेनाइज बनाया जाए तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से नहीं हो सकती कि देखें कोई भी चीज़ है, गंदम कम हुई है तो इम्पोर्ट तो करनी है। तो इम्पोर्ट का सबसे बेहतर टाइम होता है कि जब मार्केट में चीज़ें आ रही होती हैं तब आप इंपोर्ट कर लें तो आपको मसला ही ना बने। देखिए पहले ही पता चल जाता है यहाँ पर अप्रैल में कि इतनी गंदम हमारी हो गई है, मई तक सारे साल में हमें इतनी चाहिए तो इतनी हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब ये गंदम जो है वो दिसंबर तक चलेगी, उसके बाद देखेंगे शॉर्टफॉल हो गया, सारा आटा महंगा हो गया, 200 पे चला गया, फिर जो गंदम इंपोर्ट का टेंडर देंगे, फिर दुनिया में भी गंदम महंगी मिलेगी। तो ये ब्यूरोक्रेसी करती है कि बगैर डिमांड एंड सप्लाई के अपना फ़ायदा महज देखते हुए, अपने नंबर टांगते हुए पहले बहरान पैदा किया जाता है, उसके बाद उससे निकलने के लिए जो है वो सरकार का पैसा लगाया जाता है। अभी यहाँ पर कुछ मिसालें दी जा सकती हैं कि शुगर दोबारा से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2 से 3 माह में जो है वो यहाँ पर शुगर जो है वो महंगी हो जाएगी, 150 तक चली जाएगी। फिर आप उसको ही वापस जो है वो इम्पोर्ट करेंगे, कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, बाकी सारे लोग नुकसान में जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। गुरशी साहब आप क्या कहेंगे, ये बड़ा अलमिया है, जैसे गुरशी साहब भी बता रहे थे कुछ भी महंगा होता है डॉलर पे डाल दिया जाता है, आपको नहीं लगता ज्यादती है? ये मैं बात कर रहा था ना तो फिर वो बीच में आप फा गया। मैं बता रहा था कि डॉलर जो है डॉलर हमें तो पता ही नहीं है, हुकूमत की पॉलिसियाँ हम तो जितना जानते हैं, जितना ज़मीनों के बारे जानते हैं, ज़िम्मेदार के बिजनेस के बारे जो करते हैं वो ही जानते हैं ना। तो ज़िम्मेदारों को हम दुख दर्द पूरा जानते हैं, ये हमें पता है। दूसरा डॉलर से है नहीं है, लेकिन है कहते हो, क्योंकि जब दुकानदार जाता है ना, मसलन है खाद की बोरी है 3200 रुपये की, वो सुबह जाता है उसको 38 रुपया रेट मांगते हैं, वो कहते डॉलर बढ़ गया है, पीछे से हमें रात को रेट इतना उन्होंने कहा जी इतने रेट में बेचनी है या इतने पहले पड़ी हुई है, चलो पहले वाली है वो तो उसी रेट में दे दो, डॉलर तो रात बढ़ा है। यानी कि वही अब्दुर्रहमान की बात है कि ये जो हमारे लोग हैं ना, ये लोग भी बहुत ज्यादती कर रहे हैं, सिर्फ हुकूमतों का कसूर नहीं है, ये जो नीचे माफिया बैठा हुआ है खाद में, बीज में, और दूसरा आड़त की शक्ल में, ठीक है ना, फ्रूट मंडियों में। यकीन करेंगे आप मंडी जाएं आप, अच्छा आपको मैं एक बात बताने लगा हूँ बहुत बड़ी, आप मेरे साथ चले जाए, छोटे शहर में चल जाए, इधर चल जाए, प्याज अगर 250 रुपये है ना प्याज, आप मेरे साथ चले समुद्री से आगे चल जाते हैं, उधर आपको 90 रुपये 100 रुपये मिलेगा। बड़े शहर में गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, पिंडी, ये 5 जो शहर हैं, लाहौर, इनमें बहुत महंगाई की जाती है। ये आड़त की शक्ल में बैठ के ना, ये महंगाई चीज़ ज़्यादा मिलती है महंगी, हमें इधर से जाते हैं बाहर, फ्रूट का रेट आड़ू जो इधर 250 रुपये देते हैं, आप जड़ा वाला क्रॉस कर जाए उधर ही वो 120 रुपये दे रहा है, वही आड़ू है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। यानी कि ये लोग जो है ना, हमारे लोग जो आड़ती हैं ये रेट बढ़ाते हैं, दुकानदार रेट बढ़ाते हैं, मतलब ज़िम्मेदार जो है ना वो पिस गया है बहुत ज़्यादा। इतना फ़ायदा, इतनी गंदम का रेट मिला है, ज़िम्मेदार खुश हुआ है। लेकिन ये आगे आगे देखें, अभी तो उसके पास पैसे हैं, अभी तो 2 माह हुए हैं, 1.5 माह, ठीक है ना, अभी पैसे हैं, खाद खरीद के। अभी भी जो छोटे हैं वो तो रो रहे हैं, उनके पास तो नहीं है, उन्होंने 8 दिन को पैसे देने थे, किसी ने 28 थी खाद दार ली थी, किसी ने कुछ दार लिया था, तो वो सब
पैसे उन्होंने दे दिए हैं, जो छोटा है 5-10 एकड़ 20 एकड़, ठीक है ना, 50 एकड़ तक भी। समझे? मैं बताऊँ आप कसम, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, प्रोग्राम पे नाम फिर ले स्पेशल हो देता है। गुच्छे की शहर में सारी राजपूत फैमिली, हमारा एक ही घर है, मेरे कज़न है, उनके पास तकरीबन 300-350 एकड़ है, 300-5 भाइयों के पास। अब जो बांट है वो इकट्ठे मिल के चल रहे हैं, तो उनका निज़ाम आगे, उनके बच्चे हैं सबके माशाल्लाह, एक के साथ बैठे हैं सबके, जिम्मेदार बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदारा करते हैं, बहुत इधर परेशान है। अभी वो बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं कि हम यूरोप भेजें काम करने के लिए। कोई एक ने ला किया, वो उसने चैम्बर बना लिया है, एक काम करना पर इतनी ज़मीन होते हुए भी वो कहते हैं कि नहीं गुजारा अब हो रहा, महंगाई बहुत है, मुंजी इतनी उनकी जी है। अपना फिर वो सेलर है, अपने सेलर पे मुलाजमों से चला रहे हैं, अपने बेटों को जॉब के लिए भेज रहे हैं, इसलिए कि निज़ाम नहीं चल रहा। ठीक कहा आपने। अच्छा अब्दुर्रहमान, इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ बताइएगा। कहा जाता है कि बड़ी करप्शन है यहाँ पे, करप्शन की अजब कहानी क्या है अंदर की, किस तरह से की जाती है वहाँ पे करप्शन? हनान, कोई सरकारी महकमा ऐसा नहीं है जहाँ पर करप्शन ना हो। इरिगेशन वाले तो देखिए, ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पे किसी की तवज्जो नहीं होती ना। मतलब आम शहर में देख लें, कोई भी नहीं जाता है शहर के, तो लोगों के रेलिवेंट ही नहीं है, गांव देहात के लोगों के रेलिवेंट है ना। अब बेचारे जो है वो फैसलाबाद के दूर दराज से, मामू कांजन से आए हैं, तो उनको भी इधर आना पड़ता है, तो उनका इधर वाकफ भी कोई नहीं है। वो तो क्लर्क से बेचारे झटकियाँ भी खाते हैं या पैसे देकर अपना मामूली सा काम करवाते हैं। देखें, पानी है, या पानी का कोई हिसाब नहीं है, कितना आया कितना गया, कोई अंदाजे होते हैं सारे ना, ये कोई माप के थोड़ी देना है। तो इसमें वो जी भर के अपने जो उनको पैसे खिलाता है उसको ज़्यादा पानी देते हैं, जो नहीं खिलाता उसको कम पानी देते हैं। ऐसे फिर इसमें टेल का चक्कर होता है, जो टेल वाले उनको 4 पैसे देते हैं, वो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा पानी की सप्लाई रखते हैं। जो पैसे देता है उसका मोगा जो है वो खुला कर देते हैं, अदरवाइज़ जो मोगा वो कहते हैं जी ये सरकार का क्राइटेरिया है। पानी तोड़ने की जो बेशुमार वारदातें देखें, जहाँ से शुरू होता है फैसलाबाद में, अगर यहाँ पर हम देखें चक जुमरा में बहुत ज़्यादा वारदातें सामने आती हैं पानी तोड़ने की। कभी कभार कोई FIR दी जाती है जब अगर उनको मुकम्मल नहीं हो पाता, अदरवाइज़ पानी चोरी, जितना पानी नहरी पानी चोरी होता है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। लेकिन वही बात ये है ना कि इसका कोई हिसाब रखना मुमकिन नहीं है, महज अंदाजे पे सारे काम होते हैं, पेपर वर्क पे होते हैं, तो ये उसी पे जो अपनी कार्रवाई डालते जाते हैं। देखिए 30 to 50% नहरी पानी जो ज़रूरत पूरी करता है किसानों की। फिर जो कॉलोनीज़ बनती जा रही हैं, जो जगह एग्रीकल्चर की कन्वर्ट हो जाती है टूवर्ड्स कमर्शियल, या उसमें कॉलोनी हाउसिंग बन जाती है, तो उसका पानी तो होता है ना, वो कहाँ जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है, वो पानी बेच देते हैं। जो करीबी ज़िम्मेदार है उनको जो है वो मंथली लगा लेते हैं। इसी तरह से मामूली सा बयाना होता है, आबियाना फ़ीस जो किसानों को लगाई जाती है, लेकिन ज़्यादा उससे वसूल करते हैं। तो ये बड़े इनके तरीके। फिर जो बल सफाई है सबसे अहम, हर साल में करनी होती है। जब भी सीज़न सर्दियों का आता है तो बल सफाई शुरू कर दी जाती है, ताकि जो नहरियाँ हैं वो शहरी इलाकों में ज़्यादा उसमें गंद इकट्ठा हो जाता है। तो वो हर बार ये खबरें भी चलाई जाती हैं, देखा जाता है कि महज 20 से 30% सफाई जो है वो मुमकिन हो पाती है, और वो भी सिर्फ शहरी इलाकों की। गांव देहात में वो सफाई भी नहीं हो पाती, वो भी ठेकेदारों के साथ मिलकर जो है वो जेबों में डाल लिया जाता है। तो ये अगर आप कभी महकमा नहार के दफ्तर में जाएँ तो ऐसे बिल्कुल लगता है जैसे अंग्रेज़ ने जब ये दफ्तर बनाया था ना, वैसे ही छोड़ गया। उसके बाद कोई उसमें कोई नई अपडेट नहीं, कोई नई उसमें रंग रोगन नहीं, कुछ भी नहीं करवाया जाता। लेकिन जब इनकी ज़ाती रिहाइशगाहें देख ली, अभी एक यहाँ पर चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ था, तो पता नहीं उसने तांदले वाले में कोई 250 एकड़ अराजी खरीदी थी। अच्छा, हाँ, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 250 एकड़ अराजी जो है वो बड़ा ज़िम्मेदार तांदले वाला का बन गया रिटायर होने के बाद। तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो किसानों को इसमें वारदातें डाली जाती हैं, नहरी पानी जो बेचा जाता है, उसके बाद जाके किसान ये सारे इन सब ही का मुकाबला करके बेचारा जो है वो फसल उगाता है। फिर उसको जो मंडी वाला जो आड़ती है वो टकर जाता है, फिर वो आड़ती के साथ अपनी जंग करता है, फिर जाके उसको मामूली सा मुनाफा होता है। लेकिन वो भी इतना मामूली है कि कोई बंदा नहीं चाहता कि उसका बेटा भी जो है वो उस वाला काम करे, और कल को जो क्लर्कों के आगे जो है वो खारी का सामना करे। देखिए, वकील बना लिया जाता है, कोई क्लर्क ओहदे पे भर्ती करवा लिया जाता है, कुछ ही वो कहते हैं कोई सिपाही बन जाए, कोई कुछ ही कर ले जहाँ पे उसको 4 पैसे आने शुरू हो जाएं, ये वाला काम ना करें। क्योंकि इसमें तो सीजनल आमदन है ना, कि अब मतलब 3 महीनों की फसल है तो 3 महीनों के बाद ही पैसे आएंगे, 3 महीनों में कुछ भी नहीं आएगा। 6 महीने की फसल है तो वो 6 माह के बाद ही पैसे आएंगे। कमाद आएगा तो वो कोई शादी कर सकेगा बच्चे की, अगर कमाद का रेट कम मिला तो फिर वो भी नहीं कर सकेगा। तो ये सारे मसाइल है जो जन्म लेते हैं। तो उसी की वजह से जो हमारा सबसे अहम
जो पाकिस्तान में फ़र्द है, जो सबसे अहम पार्ट है, पुर्जा है इस कुल जितना भी ये सारा सिस्टम चल रहा है, उसका सबसे अहम पुर्जा वो सबसे जो है वो कसम पुरसी की हालत में अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो अब्दुर्रहमान, पानी इतना महंगा बेचा जाता है कि इतनी करप्शन इस महकमे में कर ली जाती है? नान, मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं ना। एक तो नहरी पानी बेच दिया गया, जो कॉलोनीज बनी है उनका भी बेच। एक तो पहले जो उनको मिलता है उसमें भी करते हैं कि जो मोगा उनका बड़ा रखते हैं उनसे हर महीने पैसे आ जाते हैं किसानों से, या जिनको पानी तोड़ने की इजाज़त दी हुई है कि आप जितना मर्जी पानी चोरी करें कोई नहीं पूछेगा, ये उनसे भी पैसे ले रहे होते हैं। वो अपना डट के पानी लगाते हैं। देखें, अगर किसान को किसी को पानी, नहरी पानी 100% मिल जाए तो उसकी फसल वैसे ही बड़ी बेहतर हो जाती है, तो उसको थोड़े बहुत पैसे जो है वो दुखते नहीं हैं। फिर ये पानी बेचा जाता है, फिर बागों के नाम पे पानी बेचा जाता है। जो बागात लगाते हैं उनको ज़्यादा पानी दिया जाता है। तो बहुत सारे बागात ख़त्म हो चुके हैं या लगाए नहीं गए होते, लेकिन कागज़ों में वो बागात शो करके उसका पानी ले रहे होते हैं। फिर इसी तरह से जो ये भल सफाई है या डेवलपमेंट जो इसकी हो रही होती है, मुख्तलिफ इनके बंगले देख लें। जब ये गोरे ने जब बनाए थे ना, कि हर नहर के ऊपर ना एक बंगला बनाया था, जहाँ पर इनके जाके SDO या दूसरे ऑफिसर्स रहते थे, ताकि नहरी पानी का सिस्टम रहे। वहाँ पर इन्हें 4-4, 5-5 एकड़ ज़मीन भी अलाट होती थी ताकि वो अपनी काश्तकारी कर सकें। तो इनको अच्छा खासा प्रिविलेजेस दिया जाता है, बिल्कुल। और पूछगिछ इन पे बिल्कुल ज़ीरो होती है, कोई भी इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। चलें, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ था। पाकिस्तान में तो मिडिल मैन ही है जो सारा पैसा कमाई जा रहा है ना। मतलब वो जो आड़ती नाम का बंदा बैठा हुआ है, वो देखें करोड़पति हो चुका है, उसकी दुकान अपनी, कमर्शियल प्रॉपर्टी अपनी, सब कुछ अपना है। और वो करता क्या है कि किसान से टाइमली चीज़ लेता है, होल्ड करता है, महंगे दामों बेच देता है। यानी कि उसके पास सिर्फ होल्डिंग पावर्स है, जिसकी वजह से वो हुकूमत कर रहा है किसानों पर। और उसके बरक्स जो किसान है वो अपनी फसल सस्ते दामों बेचने पर मजबूर है, वो खाद जो है वो महंगे दामों लेने पर मजबूर है। देखिए, आउट ऑफ सीज़न में जो खाद है वो सस्ती मिलती है, और इस सीज़न में जाके खाद महंगी मिलती है। अभी यूरिया की ज़रूरत नहीं है तो यूरिया सस्ती होगी। जब गंदम लगानी है तो यूरिया इंतहाई महंगे दामों मिलती है। जो 2000 रुपये वाली बोरी है वो 4000 रुपये में मिलती है। DAP 10,000 वाली 12,000 में मिलेगी, यानी कि 2000-4000 रुपये गपला उधर से होता है। तो जो खाद बेचता है वो होल्डिंग करता है कि जो आउट ऑफ सीज़न में लेता है, सीज़न में जाके वो महंगे दामों बेचता है। तो किसान से रेलिवेंट जो भी शोबे हैं वो सिर्फ होल्डिंग करते हैं और पैसा कमा जाते हैं, जबकि फार्मर वो महंगे दामों चीज़ें लेता है और सस्ते दामों बेचारा बेच देता है, और बड़ा मामूली सा मार्जिन उसके पास आता है। अभी गंदम का रेट महंगा लगा है 4000 रुपये। ये भी वैसे इनको टाइमली जो है वो अगर ये स्पोर्ट प्राइस अनाउंस कर देते गंदम की काश्त से कबल ही अक्टूबर में या सितंबर में, तो शायद गंदम इससे भी ज़्यादा लग जाती। ये स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की गई जनवरी में, जब गंदम लग चुकी थी ऑलरेडी। तो ये किसान के लिए तो एक तरह से जैकपॉट लगा कि उसकी गंदम थोड़ी महंगे दामों बिक गई। गंदम हो भी अच्छी गई, 4000 रुपये में बिक गई। शुरू के दिनों में अफ़गानिस्तान स्मगलिंग की वजह से जो है वो 4500 रुपये मन तक भी बिकती रही, और अभी भी जो मार्केट का रेट है वो 4500 रुपये ही है, क्योंकि गंदम मुल्की ज़रूरत की अभी भी कम है, और अगर इम्पोर्ट ना हुई तो ये महंगी बिकेगी। गंदम के अलावा जो यहाँ पर खुर्दनी अजनास है उसमें बड़ा पैसा कमाता है जो है अपने मिडल मैन आड़ती। तिल में बड़ा पैसा कमाता है, चावल में बहुत पैसा कमाया जाता है। इसी तरह से दीगर तमाम जितनी भी अजनास है, शुगर मिल्स वाला जो है वो कमाद में पैसा कमा जाता है। और उसमें भी एक कंडा माफिया भी है कि किसान वो दूर दराज ले जाने से टाइम लगता है, तो वो कंडे वालों को सस्ते दामों रख के बेच देता है, और फिर वो उससे जो है वो आगे महंगे दामों बेच के पैसा कमाते हैं। तो ये सारी गेम ही हनान ये है कि जिसके पास होल्डिंग पावर है वो किसान को लूटता है, और किसान वह तबका ऐसा है कि जिसके पास होल्ड करने की पावर नहीं है, वो नतीजतन वो चीज़ महंगे दामों बेचता है, और जब वो ज़रूरत है तो वो महंगे दामों खरीदता है। बिल्कुल ठीक कहा। घोट साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, आपकी सबमिशन? मैं भाईजान ये बता रहे हैं ऐसे ही है, बिल्कुल ये बताएं। आपके ज़िम्मेदार, मैं कहता हूँ कि 50 एकड़ का मालिक भी है ना, उसने चीज़ लेनी है उस वक्त जब ज़रूरत है। जो आड़ती है ना, वो चीज़ अभी उसको पता है कि यूरिया मसलन है 5000 की, उसको बढ़ना है कि 1000 रुपये बढ़ जाए, तो वो 4 ट्रॉलर लेके अपने कर ले, तो उसने तो उस रेट में बेचनी तब जब रेट बढ़ जाता है। ये माफिया है कि इनके पास पैसे ऐसे बढ़ते हैं। कहते हैं मुल्क में ये बंदा कैसे अमीर हो गया,
तब ऐसे ये डॉलरों में गए हैं, लोगों ने डॉलर खरीद के रख लिए। लोगों ने मुल्क में बिजनेस है ये बाहर से बंद नहीं हुआ, ये बिजनेसमैन, ठीक है ना, और जो बड़ा माफिया है उसने बंद किया है। उसने डॉलर अपना रख लिया, किसी ने गोल्ड खरीद के रख लिया, ठीक है ना, और ऐसे ही महंगाई बढ़ती है। ये हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए, सख्त पॉलिसी होनी चाहिए, हर एक के लिए होनी चाहिए। सर्टिफाइड बीज के हवाले से क्या कहें कि बड़ा जलील होता है किसान उनके लिए? यही मैं बता रहा हूँ, बीज जो है भाईजान, मैं बता रहा हूँ कि ये जिम्मेदार को अगर जो आड़ती है दो शक्ल में पैसे कमाता है। एक पहले शक्ल कि वो उसको मसलन उससे पैसे लेके अगर मैं तुमसे बीज लिया है, मैं गंदम पे पैसे मूंजी पे पैसे दूंगा, ठीक है। जब वो जाता है वो कहता है कि मैंने इस रेट में उस वक्त दिया था, अब मैं तुमसे इस रेट में लूँ, वो डबल पैसे कमाता है। वो कमाता है, फिर चीज उसको जो उसने खरीद के रखी होती है बीज वो उसको देता है। वो उसने 5,000 में लिया है, मतलब DAP है, अगर 5,000 की है तो अब ये साल 1.5 साल में 10,000 की हो जाती है। बड़े रेट बड़े हैं। जो गंदम है पिछले साल जो है 10 मन 20,000 रुपए की थी, इस बार 10 मन 40,000 रुपए की है। डबल रेट हुए हैं ना। फिर उसका फायदा माफिया को और आड़तियों को, और महंगाई, यही महंगाई घूम रही है। ये जो लोग हैं ना ये कर रहे हैं। हम लोगों में बहुत ज्यादा लोग गलत, पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है ना इसको भी सोचना चाहिए, ठीक है ना, कहीं जगह रुकना चाहिए, कहीं निज़ाम रुकना चाहिए। जो पुलिसियाँ हैं वो ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत ने मिलकर बना के इन्होंने कंट्रोल करना है। और वो अब्दुर्रहमान बता रहा है जो होता है कि मैं अभी लोगों की ये करप्शन वापड़ा में पता नहीं बहुत होती है। दूसरे इधर किसी का ज़हन नहीं है, नहार में तो इतनी करप्शन होती है, इतना पैसा है कि अरबों खरबों तो इनको आता है उस पर लगाने के लिए, तो वो लगता कहाँ है। एक नहर जब पक्की बनाते हैं तो उसमें डेवलपमेंट जो होती है, डेवलपमेंट की शक्ल में पैसे खाते हैं। इसमें बहुत पैसा है और बहुत करप्शन होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो गुरु साहब आप क्या कहेंगे, सर्टिफाइड बीज जो दिए जाते हैं ये मुनासिब कीमतों पर मिले तो किसान को काफ़ी बचत हो सकती है? देखिए, सर्टिफाइड बीज ऐलान तकरीबन 30 से 50% तक किसान लगाते हैं, और उसमें से कुछ 10% यूग रिसर्च मुहैया करता है, वो तो सस्ते दामों मिल जाता है। जो बाकी है वो सारा का सारा बाहर से लेना पड़ता है, तो वो अच्छा खासा महंगा मिलता है। देखिए, जो बीज अगर आम सरकार से मिल रहा है 1000 रुपये में, तो वो बाहर से 5,000 का मिलेगा। तो अब फार्मर का एक और खर्चा बढ़ गया है, तो इसी वजह से फार्मर अवॉइड करता है। फिर बाहर से लेने में नुकसान ये है कि ये भी आइडिया नहीं होता कि ये बीज ठीक है, एक नंबर है, या वही बीज उठा के जो है उस पर बस निशान लगा दिया गया। तो ये चेक एंड बैलेंस भी ना होने के बराबर है। देखिए, इसमें भी जो इनके एक पूरा डिपार्टमेंट काम करता है कि जो चीज़ें खाद है वो एक नंबर बिके, स्प्रे एक नंबर बिके, सर्टिफाइड बीज बेहतर होना चाहिए। तो उसके लिए पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में बस एक टीम है चंद बंदों पे मुश्तमिल। वो अगर एक दुकान चेक कर लेती है और वापसी उस दुकान पे आने में उन्हें 1 साल लगना है, तो 1 साल तक वो जितनी मर्जी जो है वो 2 नंबर ही करें। तो ये एक बड़ा मसला है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, फार्मर को लूटा जाता है दोनों हाथों से। सर्टिफाइड बीज के नाम पर जो है वो आम सा बीज थमा दिया जाता है। उनको पता तो तब लगेगा जब उसकी फसल होनी है, पैदावार होनी है, 6 माह बाद फिर जाके पता लगेगा कि उसके साथ हाथ हो गया। फिर वो बेचारे के पास लिटिगेशन का टाइम भी नहीं है कि वो करे, उसका नुकसान तो पहले ही बड़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर सर्टिफाइड बीज सरकार से मिले, सस्ते दामों मिले, खाद एक नंबर मिले, स्प्रे जो जितने पैसे भरे उस हिसाब से मिले, तो फिर भी अच्छी खासी फसल हासिल करना मुमकिन हो सकता है। अभी क्योंकि कपास का सीज़न चल रहा है तो इसमें ये इशू बड़ा सामने आता है कि 2 नंबर स्प्रे होती है, वो बेचारा स्प्रे कर के थक जाता है, लेकिन सुंडी नहीं मरती उससे, जो है वो सफ़ेद मक्खी नहीं मरती, क्योंकि वो स्प्रे ही जो है वो 2 नंबर होती है, पानी बेचा जा रहा होता है पैसों में। और 2 नंबरी तो हर जगह मौजूद है ना। सर्टिफाइड बीज की भी अगर बात कर रहे हैं तो स्टैंप्स जो हैं वो उनके पैकेट्स के ऊपर दूसरी लगा के सर्टिफाइड बीज की और बेची जो है वो लोकल जाते हैं। उसकी वजह से अल्टीमेटली जो फसल होती है उसकी पैदावार ही ज़्यादा नहीं होती। एग्जैक्टली। और ये मुझे उन्होंने पंजाब सीड कॉरपोरेशन वालों ने बताया था कि आप किसी भी बीज बनाने वाली जितनी भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास चले जाएं ना, उनसे कहें कि हमने फलां बीज लेना है, तो वो अंदर से जाके उसकी स्टंप लगाएंगे और ले आएंगे। उनके पास स्टंप्स पड़ी होती हैं हर एक की, वो बस आपने बताना है कि ये चाहिए, वो अंदर जाएंगे, जाके स्टंप लगाएंगे। बिल्कुल, इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है, इनको हल करने की बहुत ज़रूरत है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड हाफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारी कोशिश होती है कि आवाम को एशिया खुरोनोश के हवाले से जितने भी जो आज की कीमतें हैं जो कि मार्केट कमेटी की तरफ से दी जाती हैं उनकी लिस्ट के हवाले से बताया जाए, और ये भी कोशिश होती है कि उसे गुज़श्ता रोज़ के साथ कंपेयर किया जाए ताकि लोगों को पता चल सके फ्रूट्स, सब्जियाँ, गोश्त, इनके रेट्स में कितना फ़र्क आया है। तो हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव की तरफ चलते हैं। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है उसके मुताबिक आज के रेट्स क्या होंगे? अच्छा, बिल्कुल। मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज सोमवार की रेट लिस्ट जो जारी कर दी गई है। रेट लिस्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले ब्रायलर मुर्गी गोश्त ईद उल अजहा से कबल जो है कीमतें एकदम से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और होशरबा इजाफा जो है सब्जियों के अंदर देखा जा रहा है, जबकि खास तौर पर टमाटर देखें, इसके अलावा अदरक देख लें और धनिया, उसकी कीमतें बहुत हद तक जो हैं वो महंगी हो रही हैं और साथ ही 233 रुपये दर्जन पे जा पहुंचे हैं। सब्जियों में अगर नजर उड़ाएं तो सबसे पहले टमाटर हैं जो कि 15 रुपये किलो महंगे हुए हैं, 78 से 93 रुपये किलो हो गए हैं। अदरक जो इंडोनेशिया 20 रुपये महंगा हुआ है, 630 से 650, जबकि अदरक थाईलैंड जो है 800 रुपये किलो पे जा चुका है। लहसुन चाइना 10 रुपये सस्ता हुआ है, 350 से 340। फूल गोभी 10 रुपये महंगी हुई है, 125 से 135। घिया कद्दू 20 रुपये महंगे हुए हैं, 32 से 52 रुपये किलो। खीरे 5 रुपये महंगे हुए हैं, 80 से 85 रुपये किलो। मटर सब्ज 40 रुपये महंगे हुए हैं, 200 रुपये से 240 रुपये किलो पे जा चुके हैं। धनिया 45 रुपये महंगा हो गया है और 135 से 140 रुपये किलो जो है उसकी कीमत जो है वो जा पहुंची है। भिंडी तोरी की बात करें तो 20 रुपये महंगी हुई है, 60 से 80 रुपये किलो हो गई है। सेब काला कुल्लू 330 रुपये पे है, सेब सफ़ेद 220 पे है, केला 230 रुपये दर्जन पे है। फालसा 10 रुपये महंगा हुआ है, 170 से 180। आड़ू 10 रुपये महंगा हुआ है, 150 से 160 रुपये किलो। तरबूज 40 रुपये, खुबानी 180 रुपये, गर्मा 90, आम अनवरटोल 140 रुपये किलो पे बरकरार है। आम दुशहरी 10 रुपये सस्ता हुआ है, 150 से 140। आम सिंदड़ी 10 रुपये सस्ता हुआ है, 160 से 150। आम लंगड़ा 5 रुपये सस्ता हुआ 85 से 80 रुपये किलो। आम मालदा 5 रुपये सस्ता हुआ 85 से 80 रुपये किलो। आम चौंसा 10 रुपये सस्ता हुआ 170 से 160 रुपये किलो पे आ चुका है। और मौसमी फल आम के अलावा तमाम चीज़ें रेट इसके हफ्ते के आगाज़ के अंदर और ये हफ्ते के अंदर ही ईद उल अजहा है और कीमतों के अंदर जो है एकदम से तेज़ी देखी जा रही है। जैसे कि हर ईद पे छोटी हो या ईद बड़ी हो, कीमतें फ्लक्चुएट करती हैं और एक हफ्ते के अंदर ही कीमतें होशरबा इजाफे के साथ आवाम के लिए भारी साबित होती हैं। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और जैसे जैसे ईद आ रही है आपको पता है कि चीज़ें जो है वो महंगी होती चली जा रही हैं, लेकिन बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जो है वो सेलिब्रेट करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों की ये कोशिश भी होती है कि इन सेलिब्रेशंस को अपनों के संग मनाया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा लाजमी तौर पे बहुत सारे लोग जो कुर्बानी का फरीज़ा जो है वो सर अंजाम देते हैं, वो ये कोशिश करें कि आलाइशों के हवाले से और शहर की सफाई सुथराई के हवाले से ख़ास तौर पर अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें सर अंजाम दे। बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है ना, देखते हैं कि जहाँ पे खाली प्लाट देखा या खाली जगह देखी आलाइशों को वहाँ पे फेंक दिया जाता है। और ये भी हमारे वाक़यात सुनने में आते हैं, बहुत सारे लोग सीवरेज की पाइपलाइंस के अंदर लाइशों को फेंक देते हैं, उसकी वजह से पूरी की पूरी लाइन जो है वो ब्लॉक हो जाती है और पूरे मोहल्ले को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। बड़े एहसन अंदाज में उन्होंने इन दिनों के अंदर अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम देनी होती है। एक बड़ी वर्कफोर्स होती है जो कि पूरे शहर को साफ करने के लिए लग रहे थे। जहाँ पे हम ईद की खुशियाँ घरों के अंदर मना रहे होते हैं, वो बेचारे बाहर अपनी ईद की खुशियाँ भी ख़राब करके सिर्फ और सिर्फ शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए जो अहम टास्क दिए जाते हैं उनको पूरा किया जा रहा होता है उनकी तरफ से। तो आज हम ईद उल अज़हा के हवाले से इसका जो सफाई सुथराई का प्लान है, गवर्नमेंट का क्या प्लान है, वेस्ट मैनेजमेंट इसके ऊपर क्या करेगी और कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे लाइशों को डंप करने के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा इनके तरफ से एक सफाई सुथराई की मुहिम भी चलाई जा रही है। बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं जिनमें लाइशें डाल के आप जो मुख्तस किए गए पॉइंट हैं उन पे जाके उन्हें डंप कर सकते हैं। तो इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने खास तौर पे दावत दे रखी है। हमारे साथ अजीम शौकत साहब, अजीम शौकत अवान साहब मौजूद होंगे, CEO हैं फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। अजीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मास्टर प्लान क्या है इस दफ़ा से, किस तरह से, क्योंकि आल ओवर द फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, कुर्बानियाँ भी आबादी के लिहाज से फिर होंगी वहाँ पे, इतने बड़े शहर को किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या प्लान है? ये हमारा प्लान बेसिकली 3 उसमें मुश्तमिल है। इसमें जो पहला है वो प्री ईद प्लान है, जिसका भी हम ये फेज़ हमने कल से इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है। प्री ईद फेज़ प्लान में हम जो है ना वो आगाही प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमको बहुत ज़्यादा। हमने अपनी हेल्पलाइन का नंबर बहुत जगहों पर एडवर्टाइज़ किया है, हमने एक अपना व्हाट्सअप नंबर इशू किया है। इस दफ़ा ये पहली बार होगा अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं। अगर कहीं पे
लोकेशन का इशू आता है या कोई ऐसी लोकेशन है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही फ़ोन कॉल के ऊपर, वहाँ हमें आप लोकेशन भिजवा दें या आप हमें जो है वो तस्वीर सेंड कर दें, तो अगर वो साफ़ कर लें। अभी हमारा फोकस ये है कि हम लोगों को बस अभी अवेयरनेस दे रहे हैं कि उन्होंने जो कुर्बानी की आलाइशें हैं वो नालों में नहीं फेंकनी, नहर में नहीं फेंकनी। हम बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उन्हें तरीक़ाकार बता रहे हैं कि आपने बैग में आलाइश पैक किस तरह करनी है और करके अपने घर के बाहर रख देनी है, ठीक है। और हम जो है वो जैसे कल जुम्मा था, हमने कल मीटिंग भी की थी उलमा के साथ, कल जुम्मे खुतबा के दौरान भी तमाम लोगों को मेंबर से बाकायदा ये बात पहुंचाई गई है कि उन्होंने किस तरह आलाइशें जो है वो पैक करनी है, घर के बाहर रखनी है और किस तरह हमारे नंबर उन्होंने इस्तेमाल करने हैं। हमने तकरीबन यूसी लेवल के ऊपर इस फेज़ में, फ़ेज़ 1 में, प्री प्लान में तमाम मसाजिद के बाहर जो है वो बैनर आवेज़ा करवा दिए हैं जिस पे कंसर्न यूसी के सुपरवाइज़र और ज़ाडो का फ़ोन नंबर दर्ज होता है। उसके अलावा हमारा हेल्पलाइन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर दर्ज है कि इन केस अगर कोई आलाइश जो है वो रह गई है ना उठाने वाली, तो आप हमें जो कंसर्न सुपरवाइज़र है उसको रब्ता कर सकते हैं, कंसर्न ज़ाडो को रब्ता कर सकते हैं। अगर वो दोनों रीच में नहीं हैं तो आप फिर हमारी हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अभी जो है वो हम एक कम्प्रीहेंसिव मीडिया कैंपेन भी लॉन्च कर चुके हैं जिसके तहत हम सिर्फ आवाम को जो हमारी वीडियोस हैं जो कि लर्निंग वीडियोस बता रहे हैं कि जी आपने किस तरह जो है वो लाशें ठिकाने लगानी है। तो ये हमारा जो है वो प्री ईद प्लान है, इसमें शॉपिंग बैग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। हमने डिफरेंट तबका जो है वो माशाल्लाह उसको हमने ऑन बोर्ड कर लिया हुआ है। फिर हमारा एक ईद प्लान है कि हमने उसमें ड्यूटीज़ किस तरह से लगानी है, हमने कुछ रेंटेड मशीनरी हमने हायर कर चुके हैं, वो हमें अवेलेबल हो जाएगी। हमने बहुत सारे महकमों से HR और जो उनकी मशीनरी है जिसमें वासा PHA भी शामिल है और इसमें जो MC भी इसमें शामिल है, जिनसे हमने मशीनरी और उनसे हमने वो लिया है और हम उसको इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं अपने मास्टर प्लान के अंदर। हमने इसकी बड़ी डिटेल प्लानिंग की है माइक्रो लेवल के ऊपर भी, तमाम यूसीज़ में, तमाम जो है वो जोन्स में हमने हर 4 यूसीज़ के ऊपर यूनिट बना के जोन में एक हमने कैंप लगाया हुआ है। उस कैंप पे जो है हम शॉपिंग बैग भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मेरे ब्रोशर वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो हमारे कंसर्न हैं ऑफिसर्स हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे ताकि ईद के दिनों में भी अगर कोई हमें कोई कहता है कि जी यहाँ पे फ़लाँ जगह पे आपकी जो आलाइश है वो पड़ी हुई है, हम उसे फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सकें। तो पूरे फैसलाबाद में जो है ना वो ईद प्लान के हवाले से जो हमारा प्लान B होगा जिसको हम एग्जीक्यूट करना है, तकरीबन 40 कैंप्स हमने लगा दिए हैं। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ MCF, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमने बचाना अपने वर्कर को हीट स्ट्रोक के साथ भी, तो हमने 26 जगहों पे जो है वो सबील का इंतज़ाम भी किया हुआ है। और इसके अलावा क्योंकि ये 24/7 काम होगा, हम इतनी जो है वो गुंजाइश नहीं रखते अपने HR के हवाले से कि हम उन्हें भी लीव दे दें कि प्रॉपर खाना ही खा सकें। ये बड़ा आपको पता है एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है और पूरे फैसलाबाद में तकरीबन 3 दिनों में 23,000 टन जो है वो वेस्ट जनरेट होगा। इसलिए हमारी पूरी फोर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रॉपर बैठ के खाना खा सकें। इसलिए हमने अपनी जो है वो विद द हेल्प ऑफ सैलानी वालों से मिलकर हमने शहर में 5 पॉइंट ऐसे बनाए हैं जहाँ पे हमारे वर्कर खाना अवेलेबल होगा ताकि वो काम के दौरान आते जाते वहाँ से अपना मील ले ले और जो काम है वो हमारा मुतासिर ना हो। तो इस तरह करके 40 कैंप्स 5 डिफरेंट जगहों पे हमने वो खाने के कैंप्स लगाए हुए हैं। उसके बाद जो है वो 26 जगहों पे सबील लगाई है, जो सबील सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं है, ये जो आम शहरियों ने भी बचाएगी हीट स्ट्रोक से। वहाँ पानी का इंतज़ाम पूरा वो इंशाल्लाह मौजूद रखेंगे और इस तरह जो है वो 3 दिन हमने वो अपने वो इस तरह गुजार रहे हैं। और हमने आप जो है वो हर यूसी लेवल के ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि हमने यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ एक्स्ट्रा देनी है, हमारी अपनी मशीनरी कितनी वहाँ पे काम करनी है, ये सारे हमने काम कर लिया हुआ है। ठीक है। और ईद का ही जो एक कंपोनेंट होता है उसमें हमें ट्रेंचेस खोदनी होती हैं, जैसे वो जहाँ हम डंपिंग साइड पर वो करें, वो भी हमारे इंशाल्लाह तैयार है। अच्छा, कोई शहरियों को पॉजिटिव मैसेज दें, ऐसे लोग जो कि आलाइशों को ऐसी जगहों पे फेंक देते हैं जो कि जगह मुख्तस नहीं की गई होती हैं, उसकी वजह से फिर सेंट्री वर्कर्स को और जो आपके सुपरवाइजर हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है, उनके लिए क्या मैसेज? बिल्कुल डेफिनेटली जी, आप देखें कि जब आप कोई भी आलाइश किसी ऐसी जगह फेंकेंगे जो रीचेबल नहीं होगा, जैसे खाली प्लॉट है जो बहुत गहरा है, आप उसमें अगर फेंक देंगे या आप चलती नहर में फेंक देंगे, किसी राजबा में फेंक देंगे, डेफिनेटली जो उससे जो हमारी एफर्ट्स हैं उसे रिमूव करने में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और वो जब चीज़ नज़र हो जाती है तो डेफिनेटली उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वो फिर बिल्कुल सोसाइटी में ताफुन भी पैदा करेगी, बदबू भी पैदा करेगी और वो जो लोग फेंक रहे हैं इनका पे नुकसान होता है। अल्टीमेटली अगर वो आलाइश वहाँ पड़ी है और वो अटेंड नहीं हो सकी
तो डेफिनेटली कुछ अर्से के बाद वहाँ से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो वो सबको तंग करेगी जो भी आसपास के लोग होंगे। तो मेरी इनसे यही भरपूर रिक्वेस्ट है कि अलायंस जो है जी, आप जो हमने आपको बैग प्रोवाइड किए हैं, आप उस बैग में डालें, अपने घर के बाहर रखें। कंसर्न्ड जो सुपरवाइज़र हैं उनके नंबर मैंने आवेदन कर दिए हैं, उन्हें फ़ोन कर लें। अगर आपके पास वो नंबर नहीं पहुंच सका तो 1139 पर फ़ोन करें। हमारी जो गाड़ी है विदिन 40 मिनट्स आपके पास आके वो अलाइश ले जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुर्बानी का फ़िज़ा अंजाम दें, करने के बाद अलाइश अपने घर के बाहर रख के हमें कॉल कर लें। हम विदिन 40 मिनट्स उसको इंशाल्लाह ताला पिक कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितनी बड़ी वर्क फोर्स है जो कि इसके ऊपर आपने लगाई है, कितने लोग मुख्तस किए गए हैं, कितने सुपरवाइजर्स होंगे और उनके नीचे काम करने वाले कितने लोग होंगे? जी बिल्कुल, जो अभी तो हमारा जो मुकम्मल जो हमारी वर्क फोर्स है, वो चाहे कॉर्पोरेट की हो, चाहे आईटी की हो, चाहे एचआर की हो या फाइनेंस की हो, ईद के दिनों पर सारे वो फील्ड में आपको ऑपरेशन में नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। हमने जो है वो तमाम जो मेरी प्री फॉर्मेशन है उसमें मेरे 2 GMs हैं, उसके अलावा मेरे 8 मैनेजर्स हैं जो अपने अपने टाउन्स को देखेंगे सफाई के हवाले से। और हर आगे जो है वो टाउन में डिफरेंट यूसीज में एक यूसी का हेड होता है और हर 4 यूसीज के ऊपर एक जोन का हेड होता है। ये तमाम चीज़ें हमने इस्टेब्लिश कर दी हुई हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश भी हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उन्होंने भी ड्यूटी रोस्टर इशू किया है, जिसमें ADC हेडक्वार्टर, ADC-R, ADC FNP और ACR और इसके अलावा और बहुत सारे अफसरान भी मॉनिटरिंग का रोल अदा करेंगे। डेफिनेटली ये एक टीम वर्क होगा, इसमें बड़ा वो एक हार्ड वर्क है। इसमें जो है वो हम मशीनरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पीछे से हमने HR भी लिया है, हमने जो है वो CNW से भी HR लिया है, वहाँ से हमें 50 वर्कर मिले हैं जो हम डिप्यूट कर रहे हैं। तो यूँ कुल मिला के आरमोड कुछ 6000 लोग होंगे जो इस दफ़ा इस ईद पर शहर को साफ बनाने में मसरूफ़ होंगे। ठीक है, तो इतनी बड़ी वर्क फोर्स के साथ काम करना, इतना बड़ा शहर है, अगर वर्क फोर्स की कमी होती है क्या दूसरे डिपार्टमेंट से कोई हेल्प ली जाएगी, जैसे कारपोरेशन? और बिल्कुल जी, हम हेल्प भी ले रहे हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि CNW से भी हमने जो है वो 50 लेबर्स उनके पास वो पड़े होते हैं, वो हमने उनसे वो उनसे लिए हैं। हमने ट्रॉलियाँ पीछे से वो इस्तेमाल के लिए ले ली हैं। हमने कॉरपोरेशन से विद द हेल्प ऑफ कमिश्नर साहिबा हमने वहाँ से जो है वो मशीनरी भी ली है और वहाँ हमने HR भी ली है। जितने भी लोग, और हमारी रिक्वेस्ट पे मैडम ने एक बड़ा अच्छा और ऐसा इक़दाम किया, उन्होंने तमाम छुट्टियाँ मंसूख कर दी हैं। तो तमाम ACs, तमाम ADCs, CO MC, CO ज़िला कौंसल, जितने भी लोग हैं, ये इसी ईद पे हमारे साथ शाना बशाना एज ए टीम वर्क ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इनका तमाम तर स्टाफ और तमाम तर फोर्स और मशीन भी हमारे साथ लाइजोन में होगी और हम इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। अच्छा, आपके पास क्योंकि वैल्यूज़ होती हैं, तो ये अजीम भाई बताइएगा कि अगर ओवरऑल फैसलाबाद देखी जाए तो क्या एक्सपेक्टेड है, कितनी कुर्बानियाँ की जाएंगी एवरेज अगर देखा जाए, और कितनी फिर अलाइशें उनको डंप करने के लिए क्या प्लान जो है वो बनाया गया, डंप साइट्स को मुख्तस की गई? बिल्कुल जी, ये बेसिकली जो हमारी सारी प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग ही टनेज के हवाले से होती है। जैसे नंबर ऑफ कुर्बानी को हम टनेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम बड़ी के ऊपर फैसलाबाद में 19,000 टन वेस्ट प्रोड्यूस किया गया था 3 दिन के अंदर अंदर, और ये बहुत एक बड़ी अमाउंट है, मैस वैल्यू। आप देख लें कि 1300 टन जो है वो डेली प्रोडक्शन होती है वेस्ट की फैसलाबाद में आम रूटीन में। तो ये जो 1300 है ये बढ़ के हो जाती है बिल्कुल 7-8 हज़ार टन, और इसमें बहुत बड़ा जंप है कि 7-8 में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमने जो सब प्लानिंग की, हमने 23,000 टन के हिसाब से प्लानिंग की है, क्योंकि लास्ट दफ़ा 19,000 टन था जो इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है, दैट इज़ बिटवीन 19 एंड 23। हमने जो अपनी प्लानिंग की है वो इस हिसाब से हमने प्लानिंग की है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गैप है। रूटीन में आप जो है वो 1300 टन उठाते हैं डेली, कूड़ा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हम उसे वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। और जब भी एकदम से जब ये 8-9 हज़ार हो जाएगा, डेफिनेटली हमें इसमें बहुत सी मशीनरी भी चाहिए होगी, HR भी चाहिए होगा, और शायद जो है वो रेस्ट जो हमें ना वो एक वो काम करना 24/7 काम करना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि इस साल जो है वो 23,000 टन जो है वो 3 दिन का वेस्ट जनरेट होगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे मतलब आउट ऑफ कंट्री आप भी विजिट करते होंगे, देखते होंगे, डंपिंग साइट्स जो होती हैं उनके ऊपर मीथेन बैग्स लगा दिए जाते हैं, मीथेन गैस की प्रोडक्शन की जाती है, वेस्ट से भी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जाती है। क्या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट फैसलाबाद शहर में भी आएगा कि वेस्ट से भी हम कोई चीज़ें जो हैं वो बना सके, बाई प्रोडक्ट्स बना सकें?
बिल्कुल जी, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है पूरे पाकिस्तान के लिए कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अभी ऐसी कोई लैंडफिल साइट मौजूद नहीं है जो साइंटिफिकली हमने डेवलप की हो। इवन लाहौर में भी जो चीज़ें हैं वो भी ऐसी चल रही हैं कि वहाँ पे लोग कंपनीज कूड़ा फेंक रही हैं, एक पाइलअप हो गया बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली जहाँ भी आप वेस्ट डंप करते हैं वहाँ से मीथेन गैस का खराज ज़रूर होता है। जो हमारी साइट है वहाँ भी जो है ना वो मीथेन गैस खुद ही बनना शुरू हो जाती है। इसमें केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो चलते रहते हैं साथ साथ डंपिंग के साथ साथ। तो यहाँ से भी आहिस्ता आहिस्ता वो जिसका वो खराज हम कोशिश करें कि हम उसकी स्टडी बनवा लें फिजिबिलिटी के, उसमें कितना पोटेंशियल है, उसको हम कैप कैसे करें, किस तरह यूज़ कर लें। मगर अभी तक जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे सतह के ऊपर ऐसी कोई पॉलिसी जनरेट नहीं की जा सकी जिस पे जो है जितनी भी कंपनीज हैं या जितना भी हमारा कोई वेस्ट डिस्पोजल साइट्स हैं उसके बारे में सेंड सोचा जाए। मगर उम्मीद है कि जैसे भी बहुत सारी एनजीओज इस पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है, बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने भी इसमें इजहार किया कि हम जो है वो साइट्स को आपकी मैनेज कर देते हैं, आपको हम बिजली प्रोड्यूस कर देते हैं, गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि अच्छा ब्रेक थ्रू आने वाले सालों में इंशाल्लाह हो जाएगा जिसके तहत जो है वो यही वेस्ट से हम बिजली गैस प्रोड्यूस कर लेंगे। क्या हमारे पास इतनी बड़ी लैंड मौजूद है या डंपिंग साइट मौजूद है? जैसे आपने कहा कि 1300 टन रोजाना की बुनियाद पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या उसे डंप करने के लिए इनफ स्पेस मौजूद है हमारे पास? जी, स्पेस भी मौजूद है और हम उसकी प्लानिंग भी कर ली हुई है। ये बड़ा अहम कंपोनेंट है क्योंकि आलाइशों को जो है ना प्रॉपर दफन करना बहुत बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होती। दूसरी बात यह है कि वो ताफुन पैदा करती हैं। तो हमने जो हमारी डंपिंग साइट जड़ावाला तहसील में है, फैसलाबाद में ही है, थोड़ी सी शहर से बाहर है, वहाँ हमने 3 ट्रेंचेस खोद लिए हैं जिनकी कैपेसिटी 25,000 टन वेस्ट को कंज्यूम करने की है। तो जो उसका साइंटिफिक तरीका है हम उसके में तैयारी मुकम्मल कर ली है। उसमें लाइमस्टोन हमें चाहिए होता है, उसमें 10 फीट जो है वो मिट्टी की हमें वो रिक्वायरमेंट होती है, तय हमें उस पर डालनी होती है। इसके अलावा हमने प्लान बी के तौर पे भी, जैसे कि ईद वाले दिन चांसेस हैं रेन के, तो डेफिनेटली जो डंपिंग साइट है वो थोड़ी सी शहर से बाहर भी और वहाँ पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेस्ट पड़ा होता है। अगर इन केस वहाँ बारिश होती है फिर जाहिर बात है वहाँ पे जो हमारी रीच है ट्रक्स की, मजदों की, गाड़ियों की, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारा पूरा ऑपरेशन उससे डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए मैंने प्लान बी के तौर के ऊपर भी जड़ावाला रोड के साथ ही जो गवर्नमेंट लैंड थी विद द हेल्प ऑफ एथी जड़ावाला हमने आइडेंटिफाई कर ली है। अगर इन केस जो हमारा प्लान ए है वो डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ रेन और सम अदर रीज़न, तो हम जो प्लान बी से हम अपना एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह हमने यही कोशिश की है कि डंपिंग साइट बड़ी एक्सेसिबल बनाएं ताकि गाड़ियाँ जल्दी वहाँ पहुँच जाएँ, उनकी रीच अच्छी हो, जल्दी अनलोड हो और वहाँ से वो निकल के दोबारा फिर ऑपरेशन में शामिल हो जाए। तो हमने दोनों चीज़ें हमारे माइंड में है, एक टोटल कैपेसिटी ऑफ वेस्ट उसके मुताबिक तैयारी करें, दूसरा जो अनफोर्सिन चीज़ें हैं जैसे रेन है उसको भी हमने वो कोशिश की कि हम कटर करें, उसका मैंने प्लान बी तरतीब दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, हमने इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ अजीम साहब मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अजीम साहब, ये जो बैग्स आप प्रोवाइड कर लें, अगर किसी शहरी ने लेने हैं तो क्या इसके लिए भी कोई हेल्पलाइन मौजूद है या कोई स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे जाके वो ले? जी बिल्कुल, हमने तकरीबन शहर में 40 ऐसी जगह हैं जहाँ हमने अपने कैंप स्टैब्लिश कर दिए हुए हैं जो कल से फंक्शन में इंशाल्लाह हो जाएंगे। इसमें जो वो हर जो अहम चौक जो जगह है, प्रोमिनेंट प्लेस है, वो हमारा कैंप मौजूद है। उस कैंप में ये बैग भी मौजूद होते हैं। अगर इसके अलावा जो वर्कर आपके पास सफाई करने के लिए आ रहे हैं ना, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमने कुर्बानी करने में बैग रिसीव नहीं हुआ, वो भी आपको अपनी गली में डोर स्टेप पे आपको बैग प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा जब आप कभी जानवर लेने जाएँ मंडी में, तो मंडी में जहाँ पे एग्जिट पॉइंट है वहाँ हमारी टीम बैठी होती है, वो जो देखती है कि अगर आपने 2 जानवर लिए हैं आपको 2 बैग दे देती है, 3 लिए 3 दे देती है, जितने आपने जानवर लिए उतने आपको वो बैग आपको वो देख के आपको बैग प्रोवाइड कर देते हैं। अगर फिर इसके बावजूद भी किसी को अगर बैग ना मिले, जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपने गली में आने वाले वर्कर को रिक्वेस्ट कर दें कि जी हमें यहाँ पे हमारी कुर्बानी है और हमें बैग नहीं दस्तयाब हो सके, तो विद इन नो टाइम इंशाल्लाह ताला हम जो वो बैग उनके घर में उन तक पहुँचा देते हैं। अच्छा अजीम भाई, इज़ दैट पॉसिबल कि ये आइडिया भी इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि ये बैग्स पे सारा बजट जो है वो गवर्नमेंट का लगता है, तो क्यों ना ये जो व्यापारी जानवरों को सेल कर रहे हैं
ये उनके ऊपर ये लाजमो मलजूम कर दिया जाए कि अगर कोई सपोज लाख रुपए की 2 लाख रुपए की कुर्बानी सेल आउट कर रहा है तो एक 100 रुपए का बैग अगर साथ दे भी देगा तो मुश्किल नहीं होगी, तो जो बंदा भी कुर्बानी लेके जा रहा है बैग वहां से ही उसे मिल जाएगा साथ में। बात तो बड़ी अच्छी है कि ये बात तब भी इम्प्लीमेंट होगी जब इस सोसाइटी में शऊर आ जाएगा। अभी हम जो ट्राई कर रहे हैं, हम तो बैग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और सारे रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे बैग यूज़ भी करें, मगर आप हैरान होंगे कि जो हमारी रिटर्निंग रेशो है वो बहुत कम है। क्योंकि सिर्फ 30 से 40% बैग हमें जो वापस मिलता है जिसमें लैशें होती हैं, बाकी जो है वो लोग जो हैं वो बैग किसी और काम में यूज़ करते हैं, अलग से में लोग बैग यूज़ नहीं करते। तो वो कोशिश तो बड़ी है कि इस दफ़ा जो इस रेशो को बेहतर बनाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, मगर फिर भी उम्मीद है कि हम जो है ना वो लास्ट की रेशो थी वो 30-40% के करीब आई थी जो हमें बैग रिटर्न मिले थे। तो लोग वो नहीं यूज़ करते बैग लेने के बावजूद भी, तो अगर उन्हें परचेज करना पड़े तो शायद बिल्कुल ही ना लें। तो इसलिए नहीं, परचेज नहीं, मतलब सपोज एक व्यापारी है जो सेल आउट कर रहा है अपना जानवर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट साथ एक बैग एज अ गुड जेस्चर जो है, जैसे बड़ी अच्छी बात है। जैसे हम शॉपिंग करते हैं तो हमें बैग फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिल जाता है। तो डेफिनेटली हम आइडिया फ्लोट कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए जो व्यापारी हमारी कैटल मार्केट्स में आए उनकी एक प्रीरेक्विजिट भी हो कि वो जितने उनके पास जानवर हैं उतने बैग भी साथ लेके आएँ। तो डेफिनेटली ये हमारी कॉस्ट रिड्यूस कर देगा और शायद जो है वो थोड़ी सी मज़ीद आगाही भी फैला दे कि जब आपका जहाँ से आपने वो जानवर ख़रीदा है या आपने ख़रीदारी की है, अगर वही शख्स आपको बताए कि जी आपने इसके लाइसेंस में डालनी है, तो शायद थोड़ा सा मज़ीद बेहतरी भी इसमें बिल्कुल। अगर कोई 2 लाख का या लाख रुपए का बकरा अगर कोई दे रहा है तो उसके लिए 100 रुपए का बैग साथ देना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और मेरा ख्याल है शहरी हंसते हंसते उसे ले भी लेंगे। स्पेसिफिकली जब बैग लेने के लिए उन्हें कहीं पे ट्रैवल करना पड़ता है ना, वो थोड़ा बिल्कुल ऐसे ही है। और हम कोशिश तो कर रहे हैं ट्रैवल ना करना पड़े बैग का, और हम जो है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बैग छपवाए हैं। हम इस दफ़ा फैसलाबाद में ऑलमोस्ट जो है वो 80,000 बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोशिश तो यही है कि जो है ना वो मैक्सिमम लोगों को हम खुद आउटरीच कर लें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ईद के दिनों में तो इश्यूज़ बनेंगे, वहाँ पे सफाई सुथराई का भी मसला और अलाइशों का ख़ास तौर पे जो है वो मैनेज करने के लिए आपकी तरफ से जो प्लान तैयार किया उस पर अमल तो किया जाएगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए, आपने देखा होगा गली मोहल्लों के अंदर बकरे बैल बांधे जाते हैं, फिर उनका वेस्ट जो होता है वो भी बहुत सारे वर्कर्स ने उठाना, वो सफाई सुथराई के लिए एक बड़ा टास्क बन जाता है। ये ईद तक रहेगा मेरा ख्याल, तो इसके लिए भी कोई स्पेशल फोर्स जो है वो तैनात की जा रही है। बिल्कुल, हमने थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दी है, चेंज कर दी है। पहले जो था हमारा ऑपरेशन हम शुरू करते थे 5 बजे, जब से ये ईद करीब आई है तो हमने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया सुबह 4 बजे। एक तो मौसम बड़ा शदीद था, उसमें भी शाम में थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता वर्कर्स के लिए। डेफिनेटली टनज बढ़ी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे आज मंडे है, कल संडे को बहुत से लोगों ने ख़रीदारी की है और बहुत से जो है वो नए जानवर जो है वो शहर में लोगों ने अपने घरों के बाद बांध लिए हैं। इसमें कोई जंप लगा है 20-30% का। जो वेस्ट हफ्ते को प्रोड्यूस किया गया था उसमें और जो वेस्ट आज प्रोड्यूस किया गया मंडे वाले दिन, उसमें 20-30% का फ़र्क भी है। वी आर एक्सपेक्टिंग टुडेज वेस्ट मस्ट बी अराउंड 1700 टन। ये 400 टन ऑलरेडी वो है वो एनहांस कर चुकी है, मगर ये हमारी कैपेसिटी है। ये ऑलरेडी हमारे वर्कर वहाँ काम कर रहे होते हैं, हमारी मशीनरी एक इन रूट होती है, तो वो ये ईद प्लान के वाले से हमने तमाम मशीनरी अपनी जगह ऑन रोड कर ली हुई है। जो हमारी गाड़ियाँ ख़राब थी उन्हें ठीक करवा ली हैं, जिनके टायर नहीं थे उन्होंने टायर डलवा दिए हैं, बैटरीज हमने नई परचेज़ कर ली हैं, बैटरीज हमने डलवा दी हैं। तो हमारी जो अपनी कैपेसिटी भी थी, जैसे हमारी जो गाड़ियाँ थी 12-13% वो गाड़ियाँ हमारी खड़ी हुई थी, हमारे बजट इशूज़ थे, जैसे वो रिजॉल्व हुए हमने तमाम गाड़ियाँ ऑन रोड कर ली हैं। जो ये वाली इन्हेंसमेंट ऑफ टनेज है ये हम उसी में तो उसको कवर भी कर रहे हैं। ये है तो ये बिल्कुल एक चैलेंज है। आप जैसे आपको बता रहे हैं कि एकदम से काम लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर इंशाल्लाह वो ईद तक और ईद के बाद भी सफाई यकीनी बनाएंगे। और ये जो सिस्टम है टनेज इंक्रीज का ड्यू टू सम ग्रीन वेस्ट, ये हमारे सिस्टम में है और हमसे कटर भी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ये देखा जाता है वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से कंटेनर्स जो है वो रख दिए जाते हैं कि अगर शहरियों के पास बर वक्त नहीं भी कोई पहुंच पा रहा वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, तो वो वहाँ पे जाके डंप कर सकते हैं, क्योंकि मोहल्लों में ना तो खाली प्लाट्स होते हैं, ना ही कोई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो रख सकें, और बड़े गंजान आबाद एरिया होते हैं हमारे। अगर स्पेसिफिकली गुलाम अहमदाबाद, क्लिमशेद कॉलोनी और ये गोबिंदपुरा है, जना कॉलोनी का इलाका है, मदीना टाउन है, या ऐसे मुल्हका इलाके हैं, यहाँ पे
आपकी तरफ से कोई कंटेनर्स रखे जाएंगे कि शहरी अगर कुर्बानी करते तो वहाँ पे जाके वेस्ट न किए जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे जहाँ आबादी गुंजान होती है वहाँ की स्पेस कम होती है, फिर वहाँ वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो हमने 16 पॉइंट्स अपने बनाए हुए हैं यानी स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए, जिनको हम नाम देते हैं TCPs का, टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स। वो हम बना देते हैं, वहाँ पे हम टेम्परेरी तौर पे अलाशा इकट्ठी करते हैं, तो वहाँ से हमारी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, उसको उठा के और साइड पे ले जाती हैं। तो हमने डिफरेंट 16 पॉइंट्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हुए, जो हमारे के बड़े सोअरिंग पॉइंट्स थे, जिन पे हमने वो अपना लास्ट जो हमारे पास एक्सपीरियंस है कि जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस किया गया था। तो वही जो 16 के 16 पॉइंट्स थे, हमने एज इट इज़ उसको जो है वो TCPs में कन्वर्ट कर दिया है। अब जहाँ स्पेस की होगी बिन रखने की, कंटेनर हम वहाँ कंटेनर प्लेस करवा देंगे। जहाँ अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वेस्ट बहुत ज़्यादा है जो कंटेनर कटर नहीं कर सकते, तो वहाँ हम जो है वो शमैने लगा के उसे कवर करके उसको हम एक TCP कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अजीम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। अजीम साहब, कितनी तादाद होगी गाड़ियों की जो कि मुख्तलिफ इलाकों से वेस्ट कलेक्ट करेगी? और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी अब जो ख़राब थी उनको भी वर्किंग पोजीशन में लाया गया है, तो मेरा ख्याल है अब बेहतर काम जो है वो सर अंजाम दिया जाएगा। वर्क फोर्स कितनी होगी ये तो आपने बता दिया, गाड़ियाँ कितनी होगी और कहाँ कहाँ मुख्तस की जाएंगी, किन किन इलाकों से वो उठाएंगे? अच्छा, जो हमारा अपना फ्लीट है वो दैट इज़ अराउंड 197 व्हीकल्स। उसमें 190 जो है वो बिल्कुल फंक्शनल कर दी गई हैं, 7 जो है वो ऑलरेडी एब्सोल्यूट हो चुकी हैं। इसके अलावा हमें कुछ गाड़ियाँ पीछे से मिली हैं, कुछ गाड़ियाँ हमने वासा से ली हैं। इसके अलावा हमने कुछ गाड़ियाँ रेंट पे हायर भी की हैं। यूँ अगर आप पर डे आप फिगर की बात करें तो जो है वो पहले दिन देर मस्ट बी 329 पिकअप्स होंगी जो हमारी यूसीज में घूमे फिरेंगी और वहाँ से वेस्ट कलेक्ट करेंगी। इसको सेकंड करेंगे हमने इस दफ़े, क्योंकि बाज़ गलियाँ छोटी होती हैं, हमने फोकस किया कि छोटी गलियों में जहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ हमने रिक्शेज़ भी हमने रेंट पे लिए हैं। इसको अकम्पनी करेंगे 130 रिक्शा भी, जो रिक्शे हैं जो लोडर रिक्शे होते हैं वो भी हमने हायर किए हुए हैं। 130 रिक्शा ये वाले हो जाएंगे, 320 पिकअप्स हो जाएंगी। और इसके अलावा जो हमने बाकी अरेंजमेंट्स की वो हमारी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो हमारी TCP से चलेंगी बिटवीन डंप साइड। तो पहले दिन अगर आप देखें तो तकरीबन जो है वो बाकी की गाड़ियाँ हम ऐड कर लें वासा की और PHA की या कॉरपोरेशन की, तो अराउंड 500 जो गाड़ियाँ हैं वो हमारी लोड मैनेज करेंगी 157 यूसीज़ का। इसके आगे हमने बाकायदा आगे बाइफिकेशन की हुई है कि जो जिस यूसी में सेंसस ब्लॉक ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी रिसेंट सेंसस हुआ है, तो जिस यूसी में सेंसस ब्लॉक ज़्यादा हैं, यहाँ हमारे वहाँ पे जो सुपरवाइज़र ने या हमारे वो वर्कर ने बताया कि जी इस स्पेसिफिक एरिया में कुर्बानी के जानवर बहुत ज़्यादा है, हमने वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल की हैं। और जो जैसे लो इनकम वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे कुर्बानी कम होती है, हमने वहाँ उसी तरह से गाड़ियाँ फिक्स की हुई हैं। तो किसी यूसी में किसी जोन में जिसमें 4 यूसी होती हैं, किसी जोन में 50 गाड़ियाँ भी हैं और किसी जोन में 34 गाड़ियाँ भी हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखा गया है क्योंकि हमारे वर्कर्स दिल्ली उन्हीं गलियों मोहल्लों को साफ़ कर रहे होते हैं और वो एरिया की जो डेमोग्राफी उसे अच्छे से जानते हैं कि जी इस एरिया में कितनी कुर्बानी एक्सपेक्टेड हैं, कितनी आ चुकी, कितनी भी और आनी है, और वो हम वो डेली अकाउंट भी करते रहते हैं। तो वो जो हमारी प्लानिंग है वो उन चीज़ों में मुनसर करती है, जैसे सेंसस ब्लॉक, जैसे कुर्बानी के जानवर और हाई इनकम एरियाज़ जहाँ हमें पता है कि यहाँ पे कुर्बानी ज़्यादा होनी है। और जो हमारा पास एक्सपीरियंस भी है यहाँ से टनेज जो है वो यूसी वाइज कितनी थी, हमने जिस यूसी की टनेज ज़्यादा है वहाँ हमने कम्पैरेटिवली ज़्यादा गाड़ियाँ डिप्लॉय की हैं, ज़्यादा स्टाफ दिया हुआ है। और जहाँ हमें पता है कि ये लो इनकम एरियाज़ हैं, हमारा फील्ड साहब भी में रिपोर्ट कर रहा है कि यहाँ कुर्बानी के जानवर इतने हैं, वहाँ जो है हमने कम गाड़ियाँ रखी हुई हैं। तो फिगर वेरी करता है, किसी जोन में 45 गाड़ियाँ तक भी हम जा रहे हैं मैक्सिमम, और एक जोन मुझे याद है उसमें 34 गाड़ियाँ भी हैं।
अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि लोडर रिक्शे जो है अगर आपने करने, क्योंकि अगर गंजानाबाद एरिया जो है उनके अंदर तो ना तो पिकअप बढ़ा जा सकता है ना हुंडई जा सकती है, तो गली मोहल्लों से पिक करने के लिए लोडर रिक्शा जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ वेस्ट मैनेज की और अजीम साहब की जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मेरा ख्याल कि आप कॉल घुमाएं और 40 मिनट्स के अंदर जो है वो टीम आपके पास होगी। अब वो स्क्रीन के ऊपर हम कोशिश करेंगे वो नंबर भी आपके साथ अवेजा कर दें ताकि आप लोग वहाँ पे कॉल करके किसी भी मसले की सूरत में आप उनको वहाँ पे मदऊ करके अपना वेस्ट जो है वो लाशें वहाँ पे जानवरों की वो उठवा सकते हैं। तो अजीम साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे हर चीज़ के क्राइम के हवाले से देखें तो रेड जोन्स होते हैं, तो ईद के हवाले से आपने भी कोई ना कोई रेड जोन्स बनाए होंगे कि यार ये टारगेटेड एरियाज़ जो है ना सबसे पहले इन पर फोकस किया जाए। जी बिल्कुल, हमने बनाए हुए हैं। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे वो लोग जो हैं वो किनार में बहुत ज़्यादा लाशें फेंक देते हैं, फेंक के वो समझते हैं जैसे हमारी उनसे जो है ना वो डिस्पोज होगा, हमारे से जान छोड़गी। तो हमने 2 पॉइंट्स डिक्लेयर किए हैं किनार रोड के ऊपर जहाँ मशीनरी और एचआर अप्लाई करेंगे, ताकि अगर कोई लोग हम लोगों को मना तो बड़ा कर रहे हैं, ड्यूटी भी इन्फोर्स कर रहे हैं। हमने बाकायदा विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन डिपार्टमेंट वहाँ हमने बाकायदा गश्त भी लगवाया है और जो सिविल डिफेंस के वर्क में वहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि लोग राजवाहों में, किनारों में या नहरों में लाश ना फेंकें। मगर इन केस फिर भी वहाँ फेंकता है तो हमने 2 डिफरेंट जगहों पे 2 पॉइंट्स डिक्लेयर किए हुए हैं। जैसे एक हमने जो कश्मीर पुल पे हमने पॉइंट डिसाइड किया हुआ है कि वहाँ पे हम जो है वो लाशें नैसे निकालेंगे। फिर मल्टी पुल के ऊपर हमने एक प्लान किया हुआ कि वहाँ से हम जो है वो लाशें निकालेंगे। इस तरह शहर में डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं जहाँ से हमारा पास एक्सपीरियंस है कि जी यहाँ से हमें ट्रबल इश्यूज क्रिएट होते हैं। जैसे आप कह लें सर हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा किया जाता है, तो हमने इस पॉइंट को एक रेड पॉइंट करा देकर सोरिंग पॉइंट उसको हमने नाम रखे, उसको हमने सोरिंग पॉइंट बना दिया। तो हमने उन तमाम सोरिंग पॉइंट पर ड्यूटी भी डिप्लॉय कर दी और हमने उन तमाम सोरिंग पॉइंट को टीसीपी भी कन्वर्ट कर दिया ताकि हम मशीनरी डिप्लॉय कर दें। जैसे वहाँ पर वेस्ट आएगा हमारे इलम में होगा ये सोरिंग पॉइंट है, हमें अब ये जो है वो बिल्कुल एट दी एंड ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जी मशीनरी कहाँ से अरेंज करनी है। दी एग्जाम्पल ऑफ मशीनरी और तकरीबन तमाम सोरिंग पॉइंट्स कैटेगरी वाइज A, B, C हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं और वहाँ हमने मशीन डिप्लॉय भी कर दी गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सपोज कुछ स्पेसिस ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मैं शो के स्टार्ट पे भी बता रहा था कि लोग अलाइशें जो हैं वो सीवरेज में फेंक देते हैं, सीवरेज पर जम जाता है। उसके लिए कोई कारपोरेशन से हेल्प ली जाएगी या उसके लिए कोई क्या तरीकाकार अपनाया गया कि अगर कोई सूरत हाल इस किस्म की पेश आती है किसी जगह पे तो उसकी सफाई किस तरह से होगी? जी बिल्कुल, वासा हमारे साथ जी बिल्कुल ऑन बोर्ड है वासा, और वासा की मशीनरी भी हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा उनकी अपनी मशीनरी है जिसमें वेंचिंग मशीनें हैं, जिसमें ड्रेन सकर्स हैं, वो बिल्कुल स्टैंड बाई हैं और जो उनके ऑपरेशन मैनेजर्स हैं दे आर वेरी इन क्लोज लाइजॉन विद आवर ऑपरेशन मैनेजर्स। तो हमारी वो उनसे मीटिंग भी हो चुकी हैं, बल्कि 2-3 मीटिंग्स तो डी साहब ने खुद भी शेयर की हैं। अभी बरोजुमा भी मेरे ऑफिस में एक मीटिंग बकायदा की गई, उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर उन्हें बुलाया भी गया, इसमें पीछे भी शामिल था, वासा भी शामिल था, वो मीटिंग भी डी साहब ने हेड की है। तो हमारी जो रिलेशनशिप है जो वो इससे बड़ा मजबूत हुआ है। डेफिनेटली जहाँ जहाँ हमें कभी शिकायत आएगी कि जी किसी जो है वो सीवर लाइन में किसी ने गलती से या किसी भी तरीके से वो उसमें डंप कर दी तो हम उसे खुद रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम खुदा खासा ना कर सके तो डेफिनेटली वी विल कॉल वासा फॉर अवर बैकअप। उनके पास जदीद मशीनरी भी है तो वो उसे सक करें या उसे बेंच करें, तो उम्मीद है कि वो खाली करवा आ जाएगा। बिल्कुल, इस चीज़ के तो हम नहीं शायद हैं। आप दिन रात माशाल्लाह से मेहनत कर रहे हैं और जब से आपकी पोस्टिंग हुई है फैसलाबाद